तो लास्ट क्लास में आपने देखा कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या बोलता है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है। ब्लैक बोर्ड चाहिए आपको तो ब्लैक बोर्ड पे ला देता हूँ मैं इसको। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या बोलता है ना, सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत में हमने देखा था कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली को रखकर उस धारावाही कुंडली में किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली को रखकर उसमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, है ना, तो क्या हो जाने वाला है, उस धारावाही कुंडली के दोनों सिरों पर एक बलयुग्म कार्य करने लगेगा, एक बल का जोड़ा काम करने लगेगा, जो कि कुंडली को अपने अक्ष ये वाला होगा, बिल्कुल बीच वाला हिस्सा अपने अक्ष पर रोटेट कर देगा, घुमा देगा, है ना। और इस बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यही इसे ही हम जो है वो विद्युत मोटर का सिद्धांत बोलते हैं। बाएं हाथ के नियम द्वारा हम उस बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। फिर उसके बाद इसके हमने प्रमुख भागों के बारे में देखा, तो इसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। दो क्षेत्र चुंबक होते हैं, है ना। फिर उसके बाद एक कुंडली या आर्मेचर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है दो सर्पी वाले लगे रहते हैं, रिंग जैसे, स्प्लिट रिंग जिनको बोलते हैं। स्प्लिट रिंग पर जो है दो कार्बन के ब्रश लगे रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो कार्बन, हाँ ये बस कार्बन के ब्रश होते हैं और यहाँ पर जो है वो डीसी सोर्स लगा देते हैं। आज हम एसी मोटर के बारे में बात करेंगे पहले, लेकिन हम डीसी के बारे में पढ़ रहे हैं और डीसी इजी भी है, इसलिए आसानी से समझ में भी आ जाएगी। तो हम जो आज देखते हैं कार्यविधि, तो कार्यविधि के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ कि डायग्राम कैसा दिखेगा हमको। आप चाहो तो मेरा वाला डायग्राम बिल्कुल बना सकते हो, बुक में आपको कंफ्यूजन होगी, बुक में आपको समझ में नहीं आएगा डायग्राम कैसा क्या दिया हुआ है ना। तो आप चाहो तो ये वाला डायग्राम बिल्कुल बना सकते हो जो मैं अभी बनाने वाला हूँ। सबसे पहले हम दो ध्रुव बनाएंगे, जो कि कैसे होंगे, आयताकार होंगे लगभग लगभग। तो उसको जो है वो मैं ऐसा बना रहा हूँ। आप एन और एस किस साइड भी ले सकते हो, मेरी आदत है मैं इस साइड ही लेता हूँ हमेशा एन, और इस साइड लेता हूँ एस, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर जो है वो मैं कुंडली बनाऊंगा ऐसी। जस्ट आप बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा मैं बना रहा हूँ ना वैसे कॉपी में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डायग्राम आपको फेयर में बनाना भी है। ऐसा बना लिया, ये दो कुंडली के सिरे बना लिया। यहाँ पर मैं स्प्लिट रिंग बनाऊंगा, तो स्प्लिट रिंग को ऐसे बना दूंगा सी और डी के शेप में, है ना, ऐसा शेप में बना दूंगा, ये चिपके रहेंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद इससे चिपकते हुए दो कार्बन के ब्रश बनाऊंगा ऐसे लंबे लंबे, है ना, वो भी ये जो है वो स्प्लिट रिंग से बिल्कुल चिपके हुए रहेंगे। इसको ऐसा से कर दूंगा। इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद इसको सर्किट से जोड़ दूंगा एक, और सर्किट से जोड़ूंगा मतलब एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। बैटरी का साइन कैसे बनाऊंगा, ऐसा। याद रहे मैंने अभी ये कौन सी मोटर बनाई है, कौन सा सोर्स दिया है मैंने इसको दिया है डीसी सोर्स। बैटरी दी है ना, बैटरी मतलब डीसी दिया है, इधर प्लस माइनस लिख दूंगा मैं। आप चाहो तो यहाँ पर जो है वो कुंजी लगा सकते हो, यहाँ पर इतने एरिया में आप चाहो तो कुंजी लगा सकते हो के, है ना। ये सिंबल आप सब पढ़ चुके हो। कुंजी लगा सकते हो, 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पर। स्प्लिट रिंग का नाम क्या है, इसको देंगे हम नाम S1, इसको देंगे S2, यहाँ इसको बोलेंगे B1, इसको बोलेंगे B2। कुंडली का नाम देंगे हम ABCD, इस सिरे को A, इस सिरे को B, इसको C और इसको D, है ना। बस इतना ही नाम देना था आपको। आप चाहो तो इसमें धुरी बना सकते हो। धुरी मतलब कि जिस पे कुंडली घूमने वाली है, इसको हल्की डॉट डॉट लाइन से बनाया जाता है वैसे तो। मैं धुरी बनाने के लिए क्या करूंगा, इससे बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट लूंगा और एक सीधी लाइन खींच दूंगा ऐसे, है ना। ये क्या दिखा रही होगी, ये धुरी दिखा रही होगी। धुरी मतलब कि इस पे घूमेगी कुंडली, इस सेंटर पॉइंट पे घूमेगी। डॉट डॉट बनाना है, मैं डॉट डॉट नहीं बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं से बना तो सकता हूँ, क्या दिक्कत है। ऐसे डॉट डॉट करके बनाना है आपको इस लाइन को।
मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके ऐसा डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसके लिए जो है वो कार्यविधि लिखेंगे। कार्यविधि लिखने के लिए हम जो शुरुआत, कार्यविधि मतलब कि ये मोटर काम कैसे कर रही है। हालांकि आपने लास्ट क्लास में देखा कि मोटर घूमती कैसे एनिमेशन के माध्यम से, लेकिन उसको हमको शब्दों में लिखना है ना। शब्दों के बारे में हम कैसे लिखेंगे। पहली बात तो कार्यविधि शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो हम मोटर बनाई है ये डीसी मोटर है। कौन सी? डीसी। डीसी मोटर। डीसी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया है। करंट जो है वो दो तरह का होता है, एक डीसी और एक एसी। करंट जो है दो तरह का होता है, डीसी और एसी। डीसी करंट किसको बोलते हैं? डीसी करंट जो बैटरी और सेल से मिलता है उसको हम डीसी बोलते हैं। और एसी किसको बोलते हैं? जो हमारे घरों में पावर सप्लाई आती है, जो घरों के सॉकेट रहते हैं उसमें हमको कैसे मिलते हैं, जो ये वाले घरों में अपने बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं ना, सॉकेट वगैरह लगे रहते हैं, उनसे जो है वो हमको कौन सा मिलता है, हमको उसमें एसी मिल रहा होता है। तो ये स्विच वगैरह लगे हुए रहते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो ये स्विच घरों में जो सप्लाई होती है वो कौन सी होती है? वो एसी होती है। एसी का फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिव करंट। इंग्लिश में बोले तो क्या? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा ये घरों में मिलती है। अच्छा, घरों में जो हम मोटर यूज करते हैं वो प्रत्यावर्ती होती है ना। एसी मोटर होती है, जैसे कि पंखा हो गया, कूलर हो गया, कूलर की मोटर हो गई, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, पानी का पंप हो गया, वो सारी कैसी होती हैं? एसी मोटर होती है। उसकी कार्यविधि अलग होती है। और ये डीसी मोटर जो अभी हमने बनाई है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, डायरेक्ट करंट। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है डायरेक्ट करंट। और इसको हिंदी में बोलते हैं, मैं भूल गया इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। तो किसी को याद है डायरेक्ट करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक प्रत्यावर्ती धारा था, एक दिष्ट धारा था। दुष्ट धारा से याद रख सकते हो इसको। दुष्ट धारा, दुष्ट धारा मतलब दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। तो धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक दिष्ट धारा, यानी कि आप इसको याद कैसे रख सकते हो, दुष्ट। दुष्ट मतलब बेकार। मैंने बताया था डीसी ज्यादा डेंजरस होती है, इतनी डेंजरस कि यदि हम डीसी मोटर वाले तार को अगर हाथ पे से करेंगे तो स्क्रीन हमारी मक्खन मक्खन जैसे कट जाएगी, है ना। इसका यूज थर्माकोल कटर में यूज किया जाता है, डीसी डीसी धारा का, है ना। थर्माकोल काटने के लिए यूज करते हैं, आपने देखे होंगे थर्माकोल कटर तार के बने हुए रहते हैं, है ना। तो देखें कि नहीं थर्माकोल कटर? भैया देखें। देखे है ना। तो उसमें जो है वो डीसी करंट यूज कर रहे हैं। तो हमको जो बैटरी से चलते हैं, बैटरी से जो धारा मिलती है उसको डीसी बोलते हैं। मतलब जो गणेश जी की मोटर रहती है ना, वो इस फिनोमेना पे काम करती है। उसमें हम क्या लगा रहे होते हैं? उसमें हम बैटरी या सेल ही तो लगा रहे होते हैं, बैटरी से जो चल रही होती है। वो गणेश जी की मोटर ऐसे काम करती है। जबकि हमारे घरों में जो मोटर काम करती है वो हम अभी बाद में चर्चा करेंगे, उसको एसी मोटर बोलते हैं। अंतर मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, है ना। अभी हम डीसी पढ़ रहे हैं, डीसी डीसी मोटर, दिष्ट धारा मोटर, जो कि बैटरी से। भैया प्रत्यक्ष, क्या प्रत्यक्ष? आपने बोला था ना डायरेक्ट का हिंदी मीन्स। दिष्ट धारा होता है, बोल तो रहा हूँ, मेरे को याद आ गया। दिष्ट धारा होता है डीसी का मतलब, लिख तो दिया है दुष्ट धारा, प्रत्यक्ष नहीं, दुष्ट धारा। मतलब दुष्ट मतलब दिष्ट धारा से याद रखना, मेरे को याद तो आ गया, बोल तो रहा हूँ मैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट मतलब दिष्ट धारा, है ना। तो दिष्ट धारा पढ़ते हैं इसको, डीसी को, डायरेक्ट करंट को। और प्रत्यावर्ती धारा किसको बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट, यानी कि एसी को, जो घरों में यूज करते हैं। तो अब जब आप ये समझ चुके हो कि इसको डीसी मोटर पढ़ रहे हैं हम, तो डीसी मोटर की कार्यविधि क्या होती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कार्यविधि में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये बोलने से कि सबसे पहले हमें कुंडली ABCD को क्षेत्र चुंबक NS के मध्य क्षैतिज की अवस्था में रख दो, क्षैतिज अवस्था में रख दो। क्षैतिज की अवस्था मतलब कि जैसे हम इस कंडीशन में रखते हैं, इस कंडीशन में दो ध्रुव लिए हुए। मैं यहाँ पर एक डायरी ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा, दो ध्रुव रखे हुए, एक साइड N और एक साइड S, है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ, सबसे पहले हम एक कुंडली ABCD को चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में क्षितिज की अवस्था में रख लेते हैं, है ना, ऐसे रख लेते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं, फिर कुंडली में ब्रश B1 कैसे समझ में आएगा, वो यहाँ से समझ में आएगा डायग्राम से। तब कुंडली में ब्रश B1 के थ्रू करंट I प्रवाहित करवाया जाता है।
करंट कहाँ से प्रवाहित होगा, इस बैटरी से आएगा, B1 से जाएगा, S1 से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, वो S1 से होता हुआ AB भुजा में पहुंच जाएगा, इस भुजा में पहुंच जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको, कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो हम क्या बोलते हैं इसको, आपको मालूम कैसे समझना पड़ेगा आपके सामने। इस मैं बच्चों को ज्यादातर ऐसा समझाता हूँ, ये आपकी मान लीजिए कुंडली है कोई, ये कुंडली है, कुंडली को मैंने ऐसा रखा हुआ है, तो ये वाली भुजा जो है वो ABCD ऐसी है ना, तो इसको ऐसा रखा हुआ है। अब मैंने जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई तो AB में भुजा ऊपर की तरफ जा रही है, और इधर से आके CD में भुजा कहाँ से आ रही है, नीचे से की तरफ जा रही है ना। तो जब हम ब्रश B1 से आर्मेचर कुंडली में AB की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार एक बल आरोपित होने लगता है ना, या फिर एक बल का जोड़ा आरोपित होने लगता है। वो बल का जोड़ा भुजा AB को ऊपरी मुखी धकेलता है, ऊपर मुखी धकेलता है, और भुजा CD को नीचे की तरफ धकेलता है। इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा और इसको नीचे की तरफ धकेलेगा। देखो ये AB भुजा ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये नीचे की तरफ जा रही है। इस पर बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये इसको ऊपर तरफ धकेल रहा है। इस पर बल कहाँ से लग रहा है, नीचे की तरफ, तो ये इसको ऐसे घुमा रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब देखना देखना कितना, जो अपने विभक्त बलय होते हैं S1 S2, वो कुंडली की सिरों से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब S1 किससे जुड़ा होगा, यहाँ पर, और S2 कहाँ जुड़ा होगा, यहाँ पर। अब आपने करंट फ्लो करवाया, इस भुजा में करंट आया, ये ऊपर की तरफ धकेले गया, इसको ऊपर की तरफ धकेला, तो S1 भी इसके साथ घूम रहा है कि नहीं, S1 भी इसके साथ घूम रहा है, और ये घूमकर इस पोजिशन पे आ गया। मतलब क्या हो गया, AB अब इस दिशा में आ गई, AB कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, S1 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, और S2 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। ये कौन सी भुजा हो गई, अब CD भुजा हो गई, हो गई कि नहीं। अब क्या होगा, करंट तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली, करंट अभी भी वहीं से बह रहा है, किधर से, इधर से, है ना। करंट अभी भी इधर से बह रहा है, और फिर से क्या होगा, इस पर जो है वो बल लगेगा और ये ऊपर घूमती जाएगी, है ना, ऐसी घूमती जाएगी, और कुंडली हमको लगातार ऐसी घूमती हुई मिलने लगेगी, जैसा कि आपने एनिमेशन में देखा था, है ना। एक बार फिर से एनिमेशन देख लेंगे अपन, ताकि अपना वो वाला डाउट दूर हो जाए। हम जो है कार्यविधि में ऐसे ही लिखते हैं। कार्यविधि में क्या लिखते हैं, कार्यविधि में लिखते हैं हम, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं ताकि आपको कार्यविधि एनिमेशन के माध्यम से समझा पाऊँ। वर्किंग ऑफ डीसी मोटर क्लास 10th, एनिमेशन के माध्यम से कोई समझा पाएगा। ये रियल मोटर दिखा दी इन्होंने ना, रियल मोटर ऐसी दिखाई देती है, लेकिन अपन जो है वो ये AC मोटर रहती है ऐसी, है ना। ये फील्ड कॉइल रहती है, बीच में रोटर लगा हुआ रहता है, ये रियल मोटर है। मैं इसके बारे में आऊंगा बाद में, आपको पहले DC मोटर पढ़ा रहा हूँ मैं कि DC मोटर कैसे होते हैं। तो DC मोटर में क्या होती है, दो श्वेत चुंबक होते हैं। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं कार्यविधि में, इधर से करते हैं। सबसे पहले हम आर्मेचर या कुंडली ABCD को दो चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में क्षैतिज की अवस्था में रखते हैं। क्षैतिज मतलब ऐसा आड़ा रखते हैं, आड़ा को बोलते हैं क्षैतिज की अवस्था, क्षैतिज की अवस्था में रखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है वो उस पे ये वाले स्प्लिट रिंग जुड़े हुए हैं। मतलब ये वाला रिंग जो है वो AB भुजा से जुड़ा हुआ है, और ये वाला स्प्लिट रिंग जो है वो CD भुजा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद इसी के पीछे जो है वो इसकी जो है ये धुरी होती है, एक्सेल जिसको बोलते हैं। एक्सेल मतलब की धुरी, जिस अक्ष पर ये कुंडली घूमने वाली, इसी पे घूमने वाली है ना। इसके बाद इसके आजू बाजू जो है वो ब्रश लगे रहते हैं, ये X और Y जो है वो ब्रश लग रहा है। आप B1 B2 भी बोल सकते हो, हम B1 B2 ही लेते हैं। तो ये ब्रश लगा दिए। अपन ने क्या करा, अब इधर से करंट फ्लो करवाया, किधर से, इस बैटरी से करंट फ्लो हुआ। तो करंट फ्लो होने के कारण से क्या होगा, यहाँ से देखो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये यहाँ से, ये ब्लू वाला है ना,
ये ब्लू वाला वायर जो इसमें करंट फ्लो करवा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे अब यहाँ पर, अभी तक क्या बोल दिया हमने? हमने बोल दिया कि हमने एक कुंडली ABCD को दो चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में रखा हुआ है, और इसमें हम क्या करवाते हैं, बैटरी के माध्यम से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा ब्रश B1 से होते हुए, यहाँ पर इन्होंने X लिया हुआ है, हम क्या ले रहे हैं, B ले रहे हैं, B1 ले रहे हैं, ब्रश B1 से होते हुए कुंडली में पहुंचती है, एवं कुंडली में इसकी धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा A से B की तरफ और भुजा C में C से D की तरफ होती है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के दोनों ही सिरों पर, कौन कौन से, AB और CD, दोनों ही सिरों पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। ये बलयुग्म भुजा AB को, ये बलयुग्म भुजा AB को ऊपर की तरफ धकेलता है और भुजा CD को नीचे की तरफ धकेलता है, जिसके कारण से कुंडली अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम जाती है। ये देखो ऐसे, ये है ना, इसमें लगातार घूमते हुए दिखा दिया उन्होंने, एक चक्कर घूम जाती है। तो यहाँ पर ये एनिमेशन के माध्यम से बता रहे हैं कि AB ऊपर की तरफ जा रही है और CD नीचे की तरफ जा रही है। अब देखना अगली कंडीशन में क्या होगा, ये CD इन्होंने एनिमेशन में दिखाया नहीं है, अगली कंडीशन में ये वाली CD, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जब अगला राउंड लगेगा इसको, तो अगला राउंड लगने पर क्या होगा, वाह बहुत अच्छा, जब इस पर अगला राउंड लगेगा तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। देखो ये स्प्लिट रिंग कुंडली के साथ घूम रहा है, अरे यार अगली कंडीशन में ये देखो ABCD इन्होंने चेंज नहीं किया है, अपन चेंज कर रहे हैं। जैसे ही अगला राउंड लगेगा तो ये CD जो है वो AB की जगह पर आ जाएगा घूमकर, इस साइड घूमकर, ये CD इधर आ जाएगा, AB इधर आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद CD पे ऊपरी मुखी लग रहा होगा बल और AB पर किस साइड लग रहा होगा, नीचे साइड लग रहा होगा। फिर से कुंडली घूम जाएगी और ऐसे लगातार क्या रहेगी, घूमती रहेगी कुंडली। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखना एक बार फिर से पूरा रिपीट कर रहा हूँ कि कुंडली कहाँ तक कैसे कैसे घूमती रहती है, बीच में कुछ नहीं बोलूंगा ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। कार्यविधि ऐसी रहेगी, सबसे पहले कुंडली ABCD को दो ध्रुव N और S के बीच में क्षैतिज की अवस्था में रखते हैं या क्षितिज की अवस्था में रखते हैं। फिर बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा ब्रश B1 से होते हुए कुंडली में प्रवेश करती है। कुंडली में विद्युत धारा की दिशा A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर होती है ना। कुंडली में भुजा AB में विद्युत धारा की दिशा A से B की ओर और भुजा CD में C से D की ओर होती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में एक बल उत्पन्न हो जाता है, कुंडली में एक बल उत्पन्न हो जाता है जो कि भुजा AB को ऊपरी मुखी, उसको बोलते हैं ऊपरी मुखी, मतलब ऊपर की ओर धकेलता है, और CD को नीचे की ओर धकेलता है, जिससे कुंडली अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर एक चक्कर घूम जाती है, एक चक्कर घूम जाती है। घूमने के पश्चात भुजा CD पर स्थित विभक्त वलय S2 का संबंध B1 से हो जाता है। अब दूसरे वाले चक्कर में क्या हो जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। S1 का संबंध किसके साथ हो जाता है, S2 का संबंध किसके साथ हो जाता है, B1 के द्वारा, है ना। तो इस चीज को अपन जो दूसरे वाले स्थिति की बात कर रहे हैं, उस वाली स्थिति में देखो अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप इस डायग्राम में देखो। अभी क्या है, पहले वाले डायग्राम की यदि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखो तो यहाँ पर देखो जो S1 है, जो S1 है उसका संबंध B1 से है। S1 किससे जुड़ा हुआ है, B1 से जुड़ा हुआ है। जो दूसरा वाला जो सर्पी वाला है उसका संबंध S2 का संबंध का से B2 से। यदि हम इसी चीज को दूसरे चक्कर के लिए बनाए, मतलब एक बार कुंडली घूम गई है, उसके लिए अगर डायग्राम बनाऊं तो मैं थोड़ा सा कलरफुल डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर अगर N ये वाला ध्रुव है, S ये वाला ध्रुव है, मैं उसी डायग्राम को, मोटर के डायग्राम को दूसरे चक्कर के लिए बना रहा हूँ, है ना। कुंडली को जो है वो हम येलो कलर में ले लेते हैं, ये कुंडली हो गई। आड़ी टेढ़ी मत देखना, चलेगा। कुंडली पे अभी भी क्या लगे हुए हैं, विभक्त वाले लगे हुए हैं।
और इसको कुंडली के कलर को व्हाइट ही रहने दो, मेरे को कुछ समझाना है तुमको। यहाँ पर कुंडली के सिरे हैं जहाँ पर क्या लगे हुए हैं, विभक्त बल्ले लगे हुए हैं, और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, ब्रश लगे हुए हैं। ये विभक्त वाले ऐसे जुड़े हुए रहते हैं बिल्कुल स्प्लिटिंग, तो हम 2D में ऐसे ही बना सकते हैं इसको। ये ब्रश लग गया B1 B2, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सप्लाई दे दी इसको काय की बैटरी से, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जब पहली वाली कंडीशन थी, जो भुजा ए बी थी, मैं इसको कलरफुल बना देता हूँ थोड़ा सा। जो भुजा ए बी थी उसकी डायरेक्शन, ये वाली ए बी भुजा इस डायरेक्शन में थी, और यदि मैं सी डी भुजा बोलूँ तो वो इस डायरेक्शन में थी। अच्छा, जो सी डी थी वो सी डी के साथ यहाँ पर S2 जुड़ा हुआ था, बिल्कुल ये जैसे सी डी घूमेगा वैसे ही S2 भी घूमेगा, ब्रश B2 वहीं के वहीं रहने वाला है। ऐसे ही जो ए बी भुजा घूमेगी उसके साथ जो है वो B1 जो सर्पिबल है, सॉरी S1 जो सर्पिबल है वो भी घूमेगा, है ना। मतलब ये S1 इसके साथ जुड़ा हुआ है और S2 इसके साथ जुड़ा हुआ है, जबकि जो अपने ब्रश हैं B1 B2 वो स्थिर है, वो यहीं पर रहने वाले हैं, वो चेंज नहीं होने वाले हैं। तो ये जो B1 B2 है ये यहीं पर रहने वाले हैं, ये परिवर्तित नहीं होने वाले हैं, ये मूव नहीं होने वाले, ना ये घूमते हैं, है ना। ये यहीं पर रहते हैं दोनों ही, B1 और B2। घूमते कौन है, S1 और S2। जब ये कुंडली घूम जाएगी, जब ये कुंडली इस डायरेक्शन में घूम जाएगी, यहाँ से ऐसे घूम जाएगी, तो क्या होने वाला है, ये CD जो है वो AB की जगह पे आ जाएगा कि नहीं, CD AP की जगह पे आ जाएगा, और AB किसकी जगह पे आ जाएगा, CD की जगह पे। वही वाला डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। CD कहाँ पर है, देखो यहाँ पर B1 B2 वहीं पर है, वहीं के वहीं, B1 B2 नहीं घूम रहा है। ये B1 और B2 मैंने वैसे के वैसे ही रख दिए, लेकिन जो जो सिरे थे, जो हरा वाला सिरा था जो कि क्या था, CD था, वो अब यहाँ पर आ गया है, किस पोजीशन पे, AB की पोजीशन पे। और इसके साथ विभक्त वाले कौन सा जुड़ा हुआ था, CD के साथ विभक्त वाले, CD के साथ ये वाली जो भुजा थी ये CD थी, CD के साथ विभक्त वाले कौन सा जुड़ा हुआ था, देखो यहाँ पर CD के साथ कौन सा था, S2, है ना, यहाँ पर S2 आ जाएगा। और ए बी जो भुजा थी, वो येलो कलर से लिखा रहा हूँ, ए बी जो भुजा थी वो यहाँ से ऐसी कुछ थी, और ए बी के साथ कौन सा भी स्प्लिट रिंग जुड़ा हुआ था, S1, S1। देखो सर्पी वाले की पोजीशन चेंज हो गई, ये कौन सी भुजा है, ये अभी भी ए बी है, ए बी में नीचे से लिखूंगा, ए नीचे था ना तो ए नीचे ही रहने वाला है, बी, और सी डी ऊपर से नीचे था तो सी और डी। ऐसा नहीं होगा कि सी नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, इतनी ऊटपटांग नहीं घूम रही है, सी ऊपर था ना तो सी ऊपर ही रहेगा, बी भी ऊपर था तो बी भी ऊपर ही रहेगा, है ना। ए नीचे था तो ए नीचे रहेगा, डी नीचे था तो डी नीचे रहेगा। देखो अब दोनों ही कंडीशन में, पहली कंडीशन में ए इस साइड थी, सी डी इस साइड थी, जब इसने रोटेट मारा इस साइड घूमी ये कुंडली, जब घूमेगी तो क्या हो जाएगा, ए बी इस साइड आ जाएगा और सी डी इस साइड चला जाएगा, जो कि इस केस में हो रहा है। तो ए बी इधर आ गया, सी डी इधर आ गया, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में B1 का संबंध S2 से हो जाएगा, है ना, ब्रुश B1 का संबंध S2 से हो जाएगा, और S1 का संबंध B2 से हो जाएगा, है ना। दोनों की पोजीशन चेंज हो गई। अब यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे B वोल्ट, और आप चाहो तो यहाँ पर जो है वो कुंजी भी लगा सकते हो, के बोल के, है। और करंट की डायरेक्शन अभी भी इसी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, करंट अभी भी यहाँ से बह रहा है। तो अगले चक्कर में अब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, जहां पर इधर देखो करंट की डायरेक्शन ए बी में ऊपर की तरफ जा रहा था करंट, और सी डी में नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ से होते हुए जाएगा ना करंट, ए बी से होता हुआ सी डी से होता हुआ बाहर चला जाएगा, है ना। क्या होगा, इधर से गया कुंडली में से गया, सीडी में से आया, और यहाँ से ब्रश में से वापस बैटरी में आ गया, है ना। बचा कुछ सर्किट पूरा होना चाहिए। अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ये अगर ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर क्या हो जाएगा, मोटर चालू नहीं होगी, मोटर बंद हो जाएगी। हमको सेल के दोनों टर्मिनल से जोड़ना ही पड़ेंगे तार, तभी घूमेगी मोटर, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, करंट की डायरेक्शन देखो, ए बी में कैसी थी, ऊपर की तरफ, सी डी में कैसी थी, नीचे की तरफ। अगले ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगली कंडीशन में करंट की डायरेक्शन सी डी में ऊपर की तरफ हो जाएगी, सी डी में ऊपर की तरफ हो जाएगी, और ए बी में किस साइड हो जाएगी, नीचे की तरफ, है ना। भुजाओं में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब जो है वो करंट अभी भी जो डीसी है वो तो एक डायरेक्शन में करंट भेजती है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अभी एसी में बात करेंगे अपन, जब एसी में कंफ्यूजन होगा तब थोड़ा सा मजा भी आएगा, है ना, कंफ्यूजन होगा जब। तो देखो ये थी कार्यविधि, इसी को बोलते हैं कार्यविधि। इसको अपन को ऐसे लिखना पड़ता है,
तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कार्यविधि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक कुंडली एबीसीडी को दो ध्रुव एन और एस के बीच में क्षितिज की अवस्था में रखते हैं और बाहरी सर्किट से, बाहरी बैटरी से, बाहरी परिपथ से, बैटरी से हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। प्रारंभ में ब्रश B1 का संबंध S1 से होता है और S2 का संबंध B2 से होता है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि विभक्त बल है, S1 का संबंध B1 से होता है और S2 का संबंध B2 से होता है। ऐसी लाइन लिखना पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो विद्युत धारा B1 से होते हुए कुंडली में प्रवेश करती है और कुंडली की भुजा AB में A से B की तरफ होती है विद्युत धारा की दिशा, और भुजा CD में विद्युत धारा की दिशा C से D की ओर होती है। इसके कारण से कुंडली में दो बल आरोपित होते हैं, जो भुजा AB को ऊपर की तरफ धकेलता है और भुजा CD को नीचे की तरफ धकेलता है, जिससे कुंडली अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, एक चक्कर पूरा करने के बाद ब्रश B1 का संबंध सर्पी वलय S2 से हो जाता है और ब्रश B2 का संबंध S1 से हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विपरीत हो जाती है, या फिर आप बोलो कुंडली में विद्युत धारा की दिशा भुजा CD पर ऊपर की तरफ और भुजा AB में नीचे की तरफ लग रही होती है, जिसके कारण से पुनः कुंडली पर एक बलयुग्म आरोपित होता है, जो CD को ऊपर की तरफ और AB भुजा को नीचे की तरफ धकेलता है, जिससे कुंडली पुनः एक और चक्कर घूम जाती है। इस प्रकार कुंडली लगातार घूमती रहती है और हमें यांत्रिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। इसको प्रैक्टिकली समझो, डायरी के माध्यम से समझो, इसके माध्यम से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखना यहाँ पर ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा मैं मान रहा हूँ AB है और ये वाली भुजा CD है ना। इसमें नीचे वाला सिरा A B C D है ना। अब क्या करा, हमने इसको ध्रुवों के बीच में रख दिया। अब यहाँ से क्या करा, विद्युत धारा प्रवाहित करवाई। तो इसमें अभी डायरेक्शन विद्युत धारा कैसे जा रही होगी, यहाँ बाहर से आई और ऊपर की तरफ जा रही होगी, इधर से घूमकर फिर इधर से नीचे की तरफ, मतलब CD में कहाँ से जा रही होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी, इधर तक जा रही होगी। यदि हम बात करें इस वाली भुजा की, जहां पर ऊपर की तरफ विद्युत धारा जा रही है, तो हम यदि यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएं तो चुंबकीय क्षेत्र आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर N है कि S, ये अपन को पता होना चाहिए। तो अपने केस में N इस साइड है, S इस साइड है। यदि हम चुंबकीय N से S की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, विद्युत धारा की दिशा मेरी तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ आ रही है ना, तो मेरी तरफ होगी। तो मैं ऐसा कुछ करूंगा, बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि इस भुजा पर बल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो इस भुजा पे बल लगा ऊपर की तरफ, और ये वाली भुजा पे डायरेक्शन क्या है, करंट की नीचे साइड है, आपकी तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र अभी भी वैसा ही है, धारा की दिशा ऐसी है, तो बल किस साइड हो जाएगा, नीचे की तरफ। मतलब इस भुजा पे बल किस साइड लगेगा, नीचे की तरफ। इस भुजा पे ऊपर की तरफ बल लग रहा है, इस भुजा पे नीचे की तरफ लग रहा है। ये घूमी, ये घूमकर इस साइड आ गई, मतलब अब AB इस साइड आ गई, CD इस साइड आ गई। फिर से करंट अब इधर से ऊपर की तरफ बहना बल लगेगा, C से D की तरफ ऊपर की तरफ बहेगा। तो अब इस वाली भुजा पर, मतलब कौन सी भुजा पर, CD की भुजा पर बल ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और AB पर कहाँ लगने लगेगा, नीचे की तरफ लगने लगेगा। तो कुंडली क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। ऐसी लगातार कुंडली घूमती रहेगी, और इस कुंडली को हम जो है वो बाहर जिस धुरी पे घूम रही है, उस धुरी का उपयोग हम कर लेंगे किसी भी चीज को चलाने के लिए। उदाहरण के लिए गणेश जी का चक्र चलाने के लिए, है ना। तो वो बाहर जो घूम रही होती है, वो इस तरह से घूम रही होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी को एक बार फिर से एनिमेशन के माध्यम से देख लो, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो देखो, ये अपन धारा दे रहे हैं, इसमें लगातार ये कुंडली घूमती जा रही है, लेकिन घूम कैसे रही है, यहाँ पर AB भुजा जब पहले है तो पहले इसको ऊपर की तरफ धकेलता है, वो ये देखो ऊपर की तरफ धकेल रहा है, और ये वाली भुजा पर नीचे की तरफ बल लग रहा होगा। फिर उसके बाद ये इस साइड चली जाएगी, तो ये इसको फिर से ऊपर की तरफ धकेलेगा, और कुंडली लगातार घूमती रहेगी, लगातार घूमती रहेगी, है ना। बात समझ में आई। ये था DC मोटर का कॉन्सेप्ट। आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, जितना भी समझ में आया हो। पहली बार के हिसाब से, जिन सभी लोग पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार के हिसाब से जितना समझ में आया होगा काफी होगा। नहीं समझ में आया बिल्कुल जाने दो, जितने शब्द समझ में आए ना उतनी चीजें याद रखो। देखो, पहली बात याद रखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करती है विद्युत मोटर। फिर उसके बाद उसके भागों के नाम याद रखो। फिर उसके बाद याद रखो कि बल की दिशा कैसे फाइंड कर रहे हो आप, कैसे। फिर उसके बाद लिखना आप आराम से सीख जाओगे।
कोई दिक्कत नहीं जाएगी, टाइम लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ बहुत बड़ा है। पहली बार में जितना समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा ना, काफी है, बहुत काफी है कि विद्युत मोटर ऐसे काम कर रही होती है। इसके बाद आप थोड़ा सा, मैं कंफ्यूजन थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ अब, है ना, कंफ्यूजन भी बढ़ेगा इसके बाद, और आपका जो है वो थोड़ी सी हो सकता हो समझ में भी ना आए। अब मैं बताने वाला हूँ आपको एसी मोटर। अभी अपन ने काय की बात करी, डीसी मोटर। डीसी मोटर कौन से, गणेश जी के चक्र कैसे काम करता है। अब गणेश जी के चक्र को यदि मैं अपने घर के जो सॉकेट होता है उससे सप्लाई दूंगा तो वो फट बोल जाने वाली है, फॉल्ट हो जाएगा और वो मोटर जल जाने वाली है, पक्का ऐसा होने वाला है। इसलिए एसी मोटर जो होती हैं, जो एसी से चल रही होती हैं, वो अलग टाइप की होती हैं, वो अलग तरह से काम करती हैं। कैसे, अब देखो इस चीज को अगर अपन फिर से एसी मोटर के केस में देखें, ये वाला जो डायग्राम था हमारा पहला वाला डायग्राम, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अब देखना आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। डीसी मोटर कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सोर्स जो है वो यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डीसी की जगह अब एसी सप्लाई दे रहा हूँ। कौन सी सप्लाई, एसी सप्लाई दे रहा हूँ, तो वो एसी मोटर बन जाएगी, है ना। पहली बात तो गणेश जी का चक्र एसी एसी को संभाल ही नहीं पाएगा, जो गणेश जी के चक्र की मोटर होती है वो संभाल ही नहीं पाएगी। दूसरी बात, अगर संभाल भी लेगी तो क्या दिक्कत जाएगी बताओ। देखो संभाल क्यों नहीं पाएगी, क्योंकि उसका जो वायरिंग है वो बहुत ज्यादा छोटी है, और इतनी ज्यादा मात्रा में वोल्टेज जाएगा तो वो जल जाने वाली है, इसलिए धमाका होगा और वो बंद हो जाएगा। इससे पहले मैं इसको आगे बढ़ाऊं, मैं आपको एसी के बारे में, एसी का सिंबल ऐसा होता है, एसी और डीसी का सिंबल कैसे होता है वो समझ लो पहले तो। एसी और डीसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखो जो डीसी होता है ना, डीसी में जो अपन लगाते हैं वो बैटरी लगाते हैं, प्लस माइनस ऐसी ऐसी बैटरी लगाते हैं। और जब एसी की बात करते हैं तो एसी में जो है वो हम ऐसा गोला बना देते हैं और ऐसी वेव बना देते हैं। ये क्या दिखा रही होती है, एसी वेव दिखा रही होती है ना। ये सिंबल होते हैं, पहली बात तो आपने ये समझ ली। फिर उसके बाद यदि मैं बात करूं, एसी में जो करंट होता है, एसी में जो करंट का ग्राफ होता है वो बिल्कुल एक जैसा चलता है टाइम के साथ, है ना। टाइम और करंट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये देखो अगर मैंने ये बनाया, मैंने बंद कर लिया। क्या हो गया, ये वाला बेटा माइक बंद कर, यदि बात कर रही माइक बंद करो। कौन है ये 2 से 2, अगर मैं डीसी की बात करूं, डीसी का ग्राफ बनाना चाहूं, तो ये मैं करंट और अगर समय का ग्राफ बनाऊं तो डीसी जो चल रही होती ना वो समय के साथ बिल्कुल एक जैसी चल रही होती है, मतलब उसका मान हमेशा एक जैसा रहने वाला होता है। करंट जैसे मान लो अगर मैं इसको, अगर इस ग्राफ को अगर मैं बैटरी से समझाऊं तुमको, मेरे पास अगर कोई वाली बैटरी है, वो 9 वोल्ट की बैटरी होती है ना, जो 9 वोल्ट की बैटरी समझते हो, नीली और सफेद आती है। अगर मैं उसकी बात करूं तो ये प्लस और माइनस होता है इसमें टर्मिनल। अगर मैं इससे बात करूं, अगर इसमें मैं एक बल्ब लगा दूं और इसमें अगर मैं करंट मेजर करूं, तो जो डीसी से करंट मिलता है, मान लो अगर 4 एम्पियर मिल रहा है, 4 एम्पियर मिल रहा है, तो ये लगातार 4 एम्पियर मिलता जाएगा बिना कोई चेंज हुए। ये देखो, ये करंट की वैल्यू अगर 4 एम्पियर है तो हमेशा समय चेंज हो रहा है, लेकिन करंट की वैल्यू 4 एम्पियर पे बनी हुई है। ये 4, अगर ये 4 है तो ये 4 पे बनी हुई है, ये 0 है, 0 से 4 एम्पियर है, तो लगातार 4 एम्पियर पे बनी हुई है। मैंने उदाहरण लिया, नहीं तो तुम 4 एम्पियर ही बोलने लगो। डीसी में क्या होता है, डीसी में करंट का मान चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम चला जाता है बिल्कुल सीधे सीधे। अच्छा एसी में क्या होता है, एसी में यदि मैं यही ग्राफ बनाऊं, एसी में यदि यही ग्राफ बनाऊं मैं, यदि आई और टी को लेकर, करंट और समय को लेकर, तो इसमें जो है वो करंट की वैल्यू प्लस माइनस हो जाती है। मतलब पहले जाएगी वो प्लस होगी, फिर माइनस हो जाएगी, फिर प्लस हो जाएगी, फिर माइनस हो जाएगी। हर हर थोड़ी देर बाद जो है इसकी वैल्यू इधर प्लस हो जाएगी, इधर माइनस हो जाएगी, इधर प्लस हो जाएगी, इधर माइनस हो जाएगी। तो ये चेंज होती रहती है। एसी मतलब जो हमारे घरों में करंट आता है ना, वो करंट का मान जो है वो वेव फॉर्म के रूप में ऐसा चलता जाता है, ऐसा, इसको बोलते हैं एसी वेव फॉर्म। इसलिए ये आड़ी टेढ़ी वेव फॉर्म बन रही है ना जो, इसी कारण से इसका सिंबल जो है ये रखा जाता है, आड़ा टेढ़ा। मतलब इसका मान समय के साथ प्लस और माइनस होता रहता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात सीखने वाली है कि जो एसी करंट होता है उसका मान क्या होता है, थोड़ी थोड़ी समय में जो है वो प्लस माइनस होता रहता है। देखो ये बात बोलने वाली तो नहीं है, और हो सकता है कुछ हद तक गलत भी हो, लेकिन कभी किसी को कुछ काम करते समय, घर का काम करते समय करंट लगा है तो आपको ऐसी ऐसी झुनझुनी सी महसूस होती है, ऐसी, अच्छा कम ज्यादा महसूस होता है कि नहीं, ऐसा झंझनाहट से महसूस होती है कि नहीं। वो इसलिए होती है क्योंकि वो एसी करंट है।
डीसी में ऐसा महसूस नहीं होगा कुछ। डीसी में जो है वो आपका वो जो है वो अगर आप कोई तार पे काम कर रहे हो, तार से काम कर रहे हो, तो डीसी जो है वो आपकी खाल उधार देगी, आपको झटका नहीं लगने वाला है ना। वो मक्खन पे चाकू जैसा चलता है वैसा खत्म करेगी। जबकि एसी में जो है वो आपको थोड़ा सा झटका जैसा लगता है। आपने कभी हल्का अर्थिंग अर्थिंग आती हुई देखी है? अर्थिंग अर्थिंग जब आप किसी किसी कूलर वगैरह में अर्थिंग आती है, अपन छूते हैं तो ऐसे ऐसे करंट लग रहा होता है अपन को, तो इस वेवफॉर्म को आप महसूस कर सकते हो। देखो मैं हो सकता हूँ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये वेवफॉर्म आपको महसूस होती है। आपको ऐसी वेवफॉर्म आप महसूस कर सकते हो जब भी आप किसी अर्थ वाली चीज को छूते हो जिसमें अर्थिंग आ रही होती है ना, जिसमें ओवर करंट विड्रॉ होता है। अर्थिंग के बारे में चर्चा करेंगे अपन, अभी कॉमन सी बात में उसको अर्थिंग ही बोलते हैं। अर्थिंग आ रही होती है तो इस वेवफॉर्म को आप महसूस कर सकते हो, ऐसा झटका लगता है, एक जगह कम एक जगह माइनस, एक जगह ज्यादा एक जगह कम, ऐसा लग रहा होती है। इस वेवफॉर्म को महसूस कर सकते हो। एसी में ये होता है, एसी में हमको ऐसा लग रहा है। जबकि डीसी में क्या होता है, डीसी में करंट सेम चलता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई भी परेशानी नहीं है। और एसी में क्या होता है, जैसे यहाँ पर +2 चला गया तो ये -2 चला जाएगा, ऐसा +2 -2 +2 -2 चलता रहेगा। अब इसके साथ ऐसी इस प्रॉब्लम के ये जो प्रॉब्लम है एसी और डीसी में, ये जो फर्क है यहाँ पर साला बहुत फर्क कर देता है। जो मोटर होता है, ये जो मोटर होती है ना अपनी, यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा फर्क डाल देता है ये सिस्टम। अब देखना यहाँ पर एसी में क्या फर्क पड़ जाएगा, डीसी में क्या था, अपन ने बैटरी लगाई थी तो करंट यहाँ से जा रहा था, सीधे सीधे जा रहा था। अब लेकिन एसी में क्या होगा, इसी के लिए इसी में जो है वो एक दिशा में जो है वो करंट जाएगा तो ये इसको रोटेट कर देगा। अब दूसरी दिशा में जो है वो करंट इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कुंडली में, देखना इसी चीज को एसी में समझना क्या होगा। एसी में क्या हो रहा है, ये अभी ए बी है, ये सी डी है, यहाँ से विद्युत धारा आई, यहाँ से विद्युत धारा आई, इसने क्या करा, ऊपर की तरफ जा रही है तो इसने बल लगाया, ये ऐसी हो गई। अब क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। कुंडली तो चेंज हुई है, सीडी यहाँ पर आ गई, ए भी यहाँ पर आ गई, लेकिन एसी है ना, अब उसकी डायरेक्शन माइनस में हो जाएगी। माइनस मतलब अब करंट जो है वो इधर से फ्लो हो रहा होगा, ए बी साइड से फ्लो हो रहा होगा, इस साइड से फ्लो हो रहा होगा। इसके कारण से क्या होगा, कुंडली पहले कैसे घूमी थी, पहले ऐसी घूमी थी, ऐसी। अब क्या हो जाएगी, अब फिर से ऐसी घूम जाएगी, कुंडली ऐसी घूम रही होगी। एसी प्रोवाइड कर देंगे अगर हम डीसी मोटर को, तो कुंडली ऐसी घूमेगी। क्या कुंडली अपना पूरा एक चक्कर पूरा कर रही है, देखो पहले ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी। क्या पूरा चक्कर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है।